हेलो। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या होता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। यह केमिकल फार्मूला बताता है कि यदि किसी भी फार्मूला में जो एलिमेंट्स आपका प्रेजेंट है उसका कंपोजिशन कैसा है। यदि दो एलिमेंट आपस में मिल करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें उस एलिमेंट का अपना एक खास पहचान होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बन रहा है NaCl, तो सोडियम का एक अलग पहचान है, क्लोरीन का एक अलग पहचान है, और यह दोनों आपस में कंबाइन किया तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल लिखने के बाद जो दर्शाया गया है वह एक क्या है, केमिकल फार्मूला है। और उसका डिफिनेशन, ये डिफिनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि इसका किस प्रकार से किसी भी केमिकल फार्मूला को फॉर्मेशन किया जाता है, किस प्रकार से किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखा जाता है। तो केमिकल फार्मूला का लिखने का सबसे पहला तरीका है क्या कि वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द कंपाउंड। क्या करेंगे कि सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। मान लीजिए कि हमको लिखना है, एग्जाम्पल में है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका हमको फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे, सोडियम का Na, फिर क्लोरीन का, क्लोराइड का Cl। अब क्या करेंगे, उसके बाद बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट्स वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। इसके बाद इसका वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। फिर क्या कर रहा है कि फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। क्या कर रहा है कि फिर उसके बाद वैलेंसी को क्रॉस करवा देंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका, यह बन जाएगा NaCl। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का क्या करते हैं कि नेमिंग करते हैं। जैसे अब और 2-4 एलिमेंट का आप नेमिंग देख सकते हो, 2-4 एलिमेंट और 2-4 कंपाउंड का आप नेमिंग देख सकते हो। जैसे सबसे पहले क्या करो कि मान लो कि कोई आपका किसी का फार्मूला बनाना, मान लो कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का नाम है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है आपका, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम क्या है आपका, बाइकार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे कि मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे सबसे पहले, कि जो भी है उसका सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो गया। उसके बाद बाइकार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 होता है। अब क्या करेंगे कि इसका वैलेंसी लिखेंगे, इसका वैलेंसी, मैग्नीशियम का 2, बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1। अब क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, Mg1 और HCO3 के होल ट्वाइस। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यह हो गया इसका आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ से हम लोग देख लिए। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिसका फार्मूला लिखना है सबसे पहले उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे। उसके बाद सिंबल लिखने के बाद उसका वैलेंसी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके उसका हम फार्मूला बना लेंगे। जैसे अब देख लो, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे। मान लीजिए कि आपका नाम यहाँ पे लिखना है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो सबसे पहले सिंबल लिख लो। तो सिंबल क्या हो जाएगा आपका, सोडियम का Na, थायोसल्फेट क्या होता है H2O3। फिर इसका वैलेंसी लिख लो। फिर आफ्टर
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वैलेंसी इसका 1 और इसका 2 लिखो तो क्या हो जाएगा, Na2H2O3, यह हो गया सोडियम थायोसल्फेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अल्युमिनियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। एल्युमिनियम डाइक्रोमेट के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, तो सिंबल इसका क्या हो जाएगा, Al, और डाइक्रोमेट Cr2O7, और उसके बाद उसका वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी 2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, Al2Cr2O7 के होल थराइस। यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका Al2Cr2O7 के होल थराइस। क्या किए कि एल्यूमिनियम का Al, डाइक्रोमेट का Cr2O7, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, Cr2O7 का वैलेंसी होता है 2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया कि Al2Cr2O7 के होल थराइस बना, और यह है एल्युमिनियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला, किसी भी कंपाउंड के फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं आपका, इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या कि यदि बात करें हम यहाँ पे कि मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि नाम लिखना है कि Fe, जैसे अब देख लो, मान लो यहाँ पे कटायन है और यहाँ पे पूरा एनायन है और यहाँ पे पूरा कटायन है, यह कटायन है और इधर एनायन। कटायन में जैसे मैग्नीशियम हो गया, आपका प्लम्बम हो गया, आपका कॉपर हो गया, फिर आपका हो गया Fe हो गया। अब हमको नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कटायन ले लिए, अब एनायन लेते हैं। मान लो कि SO4 को हम ले लिए, अब SO4 को क्या करना है कि मैग्नीशियम से रिएक्ट कराना है। मैग्नीशियम से क्या करेंगे कि मैग्नीशियम से हम लोग SO4 को रिएक्ट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो गया आपका Mg और यह हो गया SO4। सबसे पहले सिंबल लिख लेंगे Mg, और SO4 को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो MgSO4। अब यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या है, यह है, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी है 2। अब E सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा तो 1:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बन जाएगा, MgSO4। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा आपको मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नेमिंग हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अब मान लो कि इसका तो वैलेंसी 2 और 4 होता है, 2 और 4 कम वाला में अस लगता है और ज़्यादा वाला में ईक लगता है। अब यदि हम बात करें कि प्लम्बम सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे कि यदि हम Pb के बारे में लिख रहे हैं और SO4 के, तो प्लम्बम का एक बार वैलेंसी 2 लेंगे सबसे पहले, और इसका वैलेंसी 2। अब इसका सिंपल होल नंबर रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो क्या बन जाएगा, PbSO4। तो इसका नेमिंग क्या होता है, इसका नेमिंग होगा लेड 1 सल्फेट,
क्या करते हैं कि अस लगता है तो लेड 1 लिखते हैं सल्फेट, या इसी को हम नाम लिखे तो क्या कहेंगे, प्लम्बस सल्फेट। यदि हम बात करें कि ये तो फर्स्ट हो गया, यदि हम सेकेंड बात करें कि यदि Pb लिए और SO4 लिए तो क्या हो जाएगा कि इसका वैलेंसी 4 और इसका वैलेंसी 2, सिंपल होल नंबर करो तो 2:1 और मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, Pb SO4 के होल ट्वाइस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यदि वैलेंसी 4 रहता है तो उसका नाम में इक जुड़ता है तो इसको नाम लिखेंगे प्लम्बिक सल्फेट, या इसी का नाम हो जाएगा लेड 2 सल्फेट। तो इसी प्रकार कॉपर के साथ रिएक्शन करा के, फेरम के साथ और स्टेनम के साथ रिएक्शन करा करके कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा सल्फर के साथ रिएक्शन कराने पर, आपका HCO3 के साथ रिएक्शन कराने पर, आपका NO3 के साथ रिएक्शन कराने पर, आपका H2O3 के साथ रिएक्शन कराने पर, इन सारे कंपाउंड के साथ या Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराने पर कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा। मैग्नीशियम जब HCO3 के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, मैग्नीशियम जब NO3 के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, और मैग्नीशियम जब हम H2O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम जब Cr2O7 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। इसी प्रकार जितने भी एलिमेंट का नाम दिया गया है वह सब एनायन से रिएक्शन करके कौन कौन सा कंपाउंड बनाएगा उसके बारे में आप लोग हमको बना करके व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, तो हम आफ्टर दिस आपको चेक करके बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यह था कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, एक नया टॉपिक, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं एटॉमिक मास। अब हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है एटॉमिक मास, हेडिंग डालते हैं एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के बारे में कहा जाता है कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। और एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग कहते हैं क्या कि एटॉमिक मास यूनिट, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जनरली हम लोग कहीं भी देखते हैं, जनरली हम कहीं भी देखते हैं क्या कि मान लो कि बहुत छोटा वस्तु है तो उसको ग्राम में मापते हैं, यानी छोटे वस्तु के लिए ग्राम, या उससे भी छोटा है तो मिलीग्राम। इस प्रकार से हम लोग वेट करते हैं। यदि उससे बड़ा है तो केजी, उससे बड़ा है तो क्विंटल, उससे बड़ा है तो टन। इस प्रकार से यदि वस्तु का साइज बढ़ने लगता है तो उसके लिए यूनिट भी अलग अलग हम लोग लेते हैं। यदि वस्तु का क्या कर रहे हैं कि मास बढ़ने लगता है तो उसके लिए यूनिट भी अलग अलग लिया जाता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं क्या कि मान लो कि हमको 5 kg चीनी लेना है, तो हम क्या कहेंगे, दुकान पे जा कर के यही कहेंगे कि 5 kg चीनी दे दीजिए। ऐसा तो नहीं ना कहेगा कि 5000 ग्राम चीनी दीजिए। यदि ऐसा तुम कहते हो तो उस समय तुम पर हंसने वालों की संख्या की कमी नहीं रहेगी। मतलब कि वस्तु के वजन के अनुसार उसका जो है यूनिट दिया जाता है।
यानी हम 5 केजी चीनी कहेंगे, 5000 ग्राम चीनी नहीं कहेंगे। क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राम के तुलना में केजी बड़ा है। अब ज़्यादा मास है इसलिए उसको ग्राम नहीं यूज करेंगे बल्कि केजी यूज करेंगे। अब यदि हम बात कर रहे हैं एक छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं आपको एटम के बारे में। यह जो एटम है बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके लिए एक अलग यूनिट होता है जिससे किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को वेट मापा जाता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं सोडियम का, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मास होता है 23 AMU। एटॉमिक मास यूनिट इसका होता है 23 AMU होता है। तो 23 AMU होने का सेंस कि यदि हम कहें तो 23 एक नंबर है और AMU क्या है? इसका यूनिट है। और यह जो नंबर है एटॉमिक मास बताता है और यह जो है यूनिट बताता है। अब AMU का मतलब क्या होता है? तो AMU का मतलब होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12/12। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12/12 को हम क्या कहते हैं? AMU कहा जाता है। AMU कहा जाता है। अब यह जो AMU है यह कार्बन से ही क्यों लिया गया? ऐसा क्यों है कि कार्बन के एक एटम के मास को यदि हम 12 से भाग देते हैं तो AMU प्राप्त होता है। पहले हाइड्रोजन को लिया गया था मुख्य यूनिट के रूप में, लेकिन हाइड्रोजन का मास जो होता है वह 1.008 होता है। यदि इससे 20 गुना तुलना करते हैं तो 0.008 में भी हमको 20 से गुना करना होगा, यानी इतना ज़्यादा हर बार ज़्यादा वेट बताता था। तो इसलिए यह जो है कंफर्म इसको नहीं लिया गया बल्कि कार्बन 12 को एज ए मुख्य यूनिट के रूप में इसको लिया गया है। अब हम बात करते हैं AMU। तो AMU क्या होता है एक्चुअल में कि कार्बन 12 के एक एटम के मास को यदि 12 से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है AMU। यदि AMU के बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास का या एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट के बारे में बात करते हैं। तो हम एटॉमिक वेट का किसी आदमी के वेट से तुलना करके देख रहे हैं। जैसे देख लीजिए आप, यदि हम कह रहे हैं कि एक तराजू लेते हैं और इस तराजू पर, तराजू ऐसा है कि इस तराजू पर एक आदमी को वेट को मेज़र कर रहे हैं। हम लोग एक आदमी के वेट को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। अब इधर हम क्या किए कि कुछ वस्तु रख दिए, ये 1 केजी का है। अब ऐसा बहुत सारा वस्तु जब आपस में हम रखने लगे, टोटल 60 वस्तु आपस में रखें, तो क्या नहीं मालूम चल जाएगा कि जो आदमी है 60 केजी का है? मतलब केजी के 60 गुना हुआ, इसलिए ये 60 केजी का है। यदि हम कहें कि आदमी का वज़न क्या होता है, आदमी के वज़न को डिफाइन करो, तो आदमी का वज़न क्या होता है? तो हम कहेंगे कि आदमी का वज़न वह संख्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक संख्या ही होता है। जैसे यदि बात करो तो 60 क्या है? यह एक संख्या है। ऐसा तो नहीं कि बिना संख्या को किसी वज़न को हम डिफाइन कर पाएँ। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि बिना संख्या को यूज़ किए किसी भी बॉडी के क्या करें कि वज़न को हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम कहें कि इतना सारा चना या इतना सारा बालू था,
इससे मालूम थोड़ी ना चल जाएगा कि कितना सारा कितना केजी बालू था, नहीं। और उसको डिफाइन करने के लिए हमको संख्या तो यूज़ करना ही पड़ेगा। 10 केजी बालू था, 50 केजी बालू था, 1000 केजी बालू था, कुछ तो था। और उसको हमको डिफाइन करने के लिए नंबर तो यूज़ करना ही पड़ रहा है। तो बिना नंबर को यूज़ किए हम किसी भी वस्तु के मास को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी वस्तु के मास को नंबर ही डिफाइन कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के मास को डिफिनेशन हमको लिखना है तो क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु का मास वह संख्या होता है, किसी भी वस्तु का मास वह संख्या होता है जो केजी के कितना गुना भारी है यह बताता है। अभी यहाँ पे हम बात करें कि यह मान लो कि कोई अमन है, हम कहें कि अमन का वज़न, कोई डिफिनेशन बताओ, तो क्या कहेंगे कि अमन का वज़न वह संख्या है जो यह बता रहा है कि केजी के 60 गुना भारी है ना। तो यह हुआ अमन का वज़न का डिफिनेशन। लेकिन हमको अमन के वज़न का डिफिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या होता है, तो ज़रा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या होता है डिफिनेशन। तो हम यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास के कितना गुना भारी है। जैसे यदि हम कहें एटॉमिक मास का डिफिनेशन बताओ, तो एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे कि एटॉमिक मास वह नंबर होता है, एटॉमिक मास वह नंबर होता है जो यह बताता है कि mu का कितना गुना भारी है। एटॉमिक मास वह नंबर होता है जो यह बताता है कि mu के कितना गुना भारी है। तो यह होता है एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इज द नंबर which tells that how much any atom of any element is heavier than mass of one atom of carbon 12/12। दैट मीन्स यहाँ पे आप डिफिनेशन को फिर से समझ सकते हो। यदि हम बात करें तो इसको डिफिनेशन इस प्रकार से भी इसको दर्शा सकते हैं। 23 गुणे mu का मतलब क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12/12, यह हम कह सकते हैं। अब इतना कहने का मतलब यह है कि हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास वह नंबर है जो यह बताता है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एटॉमिक मास। तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास वह संख्या है जो यह बताता है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब हम लोग चलते हैं, एक शब्द है यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एक शब्द है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। क्या होता है एटॉमिक मास और क्या होता है एटॉमिक वेट, तो हम लोग देख ले रहे हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है। तो देख लो, एक है आपका वेट को डिनोट किया जाता है, वेट को डिनोट किया जाता है W से, और W बराबर होता है mg। यह मास है, मास गुने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मास गुने ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन। तो इसको ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा W बराबर mg। अब बात करते हैं कि यदि हम मास ले लें, किसी भी वस्तु का मास है मान लो कि 10 kg, तो वेट कितना हो जाएगा 10 kg गुने वेट, ये 9 पॉइंट होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर देंगे 98 न्यूटन आ गया हमारा, 98 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करने के बाद वेट को न्यूटन में नापते हैं तो क्या आ गया 98 न्यूटन। अब हम बात कर रहे हैं तो 10 kg और 98 न्यूटन में अंतर नहीं है,
अंतर है, काफ़ी अंतर है। मास अलग हो गया और वेट अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट दोनों एक ही है। ज़रा तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो डिफरेंस है बाबू। तो डिफरेंस यह है यहाँ पे कि वेट होता है अलग और मास होता है अलग, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही है। ऐसा क्यों है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही है? तो ऐसा इसलिए है कि बहुत छोटे पार्टिकल के यदि बात करें, यदि किसी भी पार्टिकल का वेट 10 के पावर -23 kg है, तो हम क्या करेंगे कि 10 के पावर -23 kg है, तो 10 के पावर -23 कहने का मतलब कि 0 पॉइंट उसके बाद 23 को 0, उसके बाद 1 और गुने 9.8 या अप्रॉक्स 10 मान लो, गुना करेगा 10 से गुना करने पर यह सिर्फ दशमलव यहाँ आएगा, यह जो दशमलव था यह दशमलव यहाँ चेंज कर जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, मतलब एकदम निगलिजिबल चेंजिंग आएगा। तो एक छोटा सा पार्टिकल के लिए, एक छोटे पार्टिकल के बाद जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो एक छोटे पार्टिकल के लिए वेट और मास आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख ले रहे हैं इसका डिफिनेशन। तो क्या होता है डिफिनेशन एटॉमिक मास का? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास का डिफिनेशन लिखो, द मास ऑफ the mass of an atom of the mass of an atom of an element which tells that how much any atom of an element is heavier than mass of one atom of carbon 12/12। यह डिफिनेशन होता है आपका किसका, यह डिफिनेशन होता है एटॉमिक मास यूनिट का। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में यदि डिफाइन करना है तो मान लो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU। तो हम कहेंगे क्या कि एटॉमिक मास क्या होता है, 1 नंबर होता है जो AMU के 16 गुना भारी होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 गुने मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12/12, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो यह होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच टेल्स दैट हाउ मच एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12/12। अब यदि बात किया जाए तो देख रहे हैं क्या कि यह जो ऑक्सीजन का मास है यह आपका 16 AMU लिखा हुआ है, या कहीं पे दिखाई देगा 16 ग्राम। तो यह जो है यह कहलाएगा आपको एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन यह क्या कहलाएगा, ये भी बाबू आपको क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा एटॉमिक मास ही, यह भी एटॉमिक मास ही कहलाएगा, लेकिन ग्राम लगा हुआ है इसलिए इसको नाम दे देंगे पहले ग्राम एटॉमिक मास। एक हुआ एटॉमिक मास और एक क्या हो गया, एक हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है,
तो एटॉमिक मास तो समझ गए। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? यदि किसी भी एटम के मास को ग्राम में डिनोट कर दिया जाए तो वह क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है। वह क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे ग्राम एटॉमिक मास, देखेंगे कि क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो हेडिंग डालो ग्राम एटॉमिक मास।